हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th फिजिक्स यूनिट 1 जिसका नाम है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स, यानी कि फ़िज़िकल वर्ल्ड और मेजरमेंट्स की टेक्निक्स को हम यहाँ पे इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ये 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट है और आप देखिए, जब भी इन वीडियोस को देखते हैं तो आप इस नोटबुक साथ में रखें और जहाँ पे यहाँ पे जो भी शो होता है उस स्टेप्स को आप लिखते रहें ताकि जो आपके नोट्स हैं वो प्रॉपर नोट्स तैयार हो सकें। तो चलिए इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो है साइंस। देखिए, साइंस क्या होता है? साइंस का जो मीनिंग होता है वो टू नो होता है, यानी कि जानना होता है। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एक प्रोसेस है, कोई भी एक फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना ही साइंस है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने एक बॉडी लिए, उसको हमने यहाँ पे रखा, कुछ हाइट पे रखा, और जैसे ही वो बॉडी फॉल हुई, मान लो वो बॉडी फॉल होके यहाँ पे आ गई, तो देखिए जब वो बॉडी यहाँ इस हाइट से नीचे आ रही है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी चेंज होंगी। वो कौन कौन से एनर्जी चेंज होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। इसके अलावा जब वो बॉडी नीचे आ रही थी तो उस पे कुछ फोर्स भी लग रहे होंगे, तो वो जो फोर्स हैं वो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन को हमें लेना है। तो यही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, इसी इन्फॉर्मेशन को हमें जानना कि ये बॉडी कैसे नीचे फॉल हुई, इसी को हम साइंस बोलते हैं। तो कोई भी जो साइंस है, साइंस बेसिकली इन्फॉर्मेशन को जानना है, वो बॉडी कैसे काम कर रही है, कोई भी प्रोसेस कैसे काम कर रही है, उसको हम साइंस बोलेंगे। अब देखिए, हमें पता है कि जो साइंस होती है, साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं। वो सबको पता है कि जो साइंस का जो पार्ट होता है वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यहाँ पे हम फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। देखिए, फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जहाँ पे हम नेचर के और जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या आती है कि इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। अब देखिए, जो फिजिक्स है, फिजिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स होती है, एक हमारे पास क्वांटम फिजिक्स होती है। तो देखिए, क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है? क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स है जिसमें जो न्यूटन के जो लॉ हैं, वो होल्ड करे, तो वहाँ पे हम क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे। इसके अलावा इसमें जो बॉडीज़ होती हैं उसमें जो साइज़ होता है बॉडीज़ का वो भी बिग साइज़ होता है, यानी कि जो इसमें बॉडी लेंगे हमें वो बिग साइज़ होगा। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, उसमें न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और जो ये फिजिक्स है, इसमें जो बॉडीज़ का साइज़ होगा, जो पार्टिकल का साइज होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। तो एटॉमिक स्केल पर ये फिजिक्स एप्लीकेबल होती है। लेकिन यहाँ पे हम 11th क्लास में हमें न्यूटन के लॉ ही स्टडी करने हैं, उसी पे बेस हमें फिजिक्स को स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लासिकल फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। अब इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फोर्सेस इन नेचर। नेचर में कौन कौन से टाइप के फोर्स होते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने थोड़ा सा 9th क्लास में पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो यूनिवर्स की जो 2 बॉडी हैं उनके बीच में लगता है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि इस टाइप से ये अर्थ है हमारे पास, ये मून है। तो ये जो अर्थ होगी ये इस मून को अट्रैक्ट किए हुए रखती है। तो इनके बीच में, इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब ये मून को अट्रैक्ट कर रही है, ऐसे ही जो सन है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ ए अट्रैक्टिव फोर्स। सेकंड ये है कि आप लोग इसको, जैसे अगर हम कोई भी अर्थ की सरफेस से बॉडी को कुछ ऊपर उठाए तो वो फोर्स इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक वीक टाइप का फोर्स है। थर्ड हमारे पास ये है कि ये एक सेंट्रल फोर्स है, यानी कि ये एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पे लगता है।
इसमें सरफेस का कोई भी रोल नहीं होता है, ये सिर्फ सेंटर टू सेंटर फोर्स है। फोर्थ ये कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें अगर वो फोर्स कोई वर्क करता है तो उसमें वो फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ये हम आगे आने वाली यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे कोई भी दो बॉडीज़ ली इस तरीके से, एक का मास हमने लिया m1, दूसरे का मास हमने लिया m2, इनको हमने r डिस्टेंस पे रखा। तो न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्रेविटेशन लॉ दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो जो ये हमारे पास है ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। बाद में हम इसको हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट लिखते हैं जी, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस टॉपिक में हमें इतना ही लिखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अट्रैक्टिव है, वीक है, सेंट्रल है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, यानी कि ये जो फोर्स होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। अगला जो फोर्स है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हमें दो वर्ड मिलते हैं, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और मैग्नेट मीन मैग्नेट से रिलेटेड। तो देखिए ये जो फोर्स होता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि जो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है एक तो वो होता है, और एक मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है। तो हमें पता है अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ऐसे ही जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो वो इस तरीके से मूव करेंगे। ऐसे ही हमारे पास मैग्नेट के केस में होता है, अगर हमारे पास नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये आप मैग्नेट से देख भी सकते हो। और अगर हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उस टाइप का फोर्स है जो चार्ज के बीच में लगता है या मैग्नेट के बीच में लगता है। अब देखिए क्योंकि जो लाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव टाइप भी होता है और वो रिपल्सिव टाइप भी होता है। दूसरा ये है कि ये फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स होता है, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स होता है, और ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास फोर्स है वो है वीक फोर्स। तो वीक फोर्स देखिए क्या होता है, हमारे पास एक फिनोमेना होता है बीटा नेगेटिव डीके, जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल निकलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इस तरीके से जहाँ पे भी जो भी पार्टिकल निकलेगा उसके और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स लगेगा, वो एक बहुत ही वीक फोर्स होगा, इसलिए उसको वहाँ पे वीक फोर्स कहा है। तो जो वीक फोर्स होगा वो एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगेगा। अब देखिए ये जो फोर्स होता है ये बहुत ही वीक होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स से भी वीक होता है। उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स देखिए कहाँ पे लगता है, हमें पता है कि मैटर के अंदर एटम होते हैं, एटम के पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो न्यूक्लियस के पार्टिकल हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब जो न्यूक्लियर फोर्स है देखिए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। उसके अलावा ये जो फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, इसका मतलब ये कम डिस्टेंस पे काम करता है, ये 1 फर्मी के आसपास जब डिस्टेंस होता है तो ये वहाँ पर काम करता है। इसके अलावा ये जो फोर्स है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता, यानी कि जैसे जो फोर्स है, जो भी फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा वो इस तरीके से वैरी करेगा, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता। अब देखिए ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अब देखिए ये फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होगा, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा,
और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये सभी फोर्स थे हमारे पास, 4 टाइप के फोर्सेस थे। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसकी ये जो फोर्सेस हैं इनकी प्रॉपर्टी को याद रखना है। इसके अलावा ये याद रखना है कि कौन सा फोर्स कितना स्ट्रोंगर है, किससे ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो इस तरीके से ये जो फोर्स हैं ये आप लोगों ने याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास कंजर्वेशन लॉज। तो देखिए फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी होती हैं जो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वहाँ पे हम जो मोमेंटम को डिस्कस कर रहे थे उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे पी से, और जो मोमेंटम होती है वो होती है मास इनटू वेलोसिटी। तो इस तरीके से मास इनटू वेलोसिटी ये हमारे पास मोमेंटम होती है। तो वहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया था, जिसमें ये था कि जो अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है उस पर अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता तो उसकी जो मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। ऐसे ही कुछ और क्वांटिटी होती हैं तो वहाँ पे जो फिजिक्स में है वो क्वांटिटी कांस्टेंट रहती हैं। तो आइए अब हम उनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी हैं वो जो कांस्टेंट रहती है, और उसके बेस पे हमने कुछ लॉज बनाए हैं जिसको हमें कंजर्वेशन लॉज कहा है। तो देखिए क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास कंजर्वेशन लॉज हैं वो कौन कौन सी है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था। थर्ड है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और फोर्थ हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे इन चारों की हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट को देखते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन अनचेंज। यानी कि कभी भी अगर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसकी जो लीनियर मोमेंटम होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसको देखिए प्रूव करने का तरीका क्या होता है उसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ की। हमें पता है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब देखिए बाहर से जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स वो ज़ीरो है, यानी एफ़ की वैल्यू ज़ीरो है। तो यहाँ पे ये ज़ीरो पुट करेंगे हम, तो इस तरीके से यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास dp/dt इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से अब देखिए ये डेरिवेटिव है किसी क्वांटिटी का, वो जीरो है, इसका मतलब जो वो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, p इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये d/dt यहाँ पे डेरिवेटिव होता है। तो अगर किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो इसको हम इस तरीके से प्रूव करते हैं। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यानी कि ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंज। यानी कि जो एनर्जी है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको चेंज कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगी मैकेनिकल एनर्जी में। तो यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी था वो फिर भी सेम रहा। ऐसे ही हमारे पास जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन वहाँ पर भी टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है। इसके अलावा हमने 9th क्लास में एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे हम
ऑब्जेक्ट की 3 पोजीशन लेते थे, एक कुछ हाइट पे लेते थे, एक ग्राउंड पे लेते थे, एक बीच में लेते थे। तो वहाँ पे हमने एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, वो हमेशा हर चीज़ में एक सेम एक्सप्रेशन आया था। इसका मतलब जो एनर्जी है वो चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, टोटल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन को अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, इसकी स्टेटमेंट ये है कि एक रिलेशन होता है हमारे पास, ये टी टाइप होता है, टॉर्क टो बोलते हैं इसको। तो टॉर्क होता है dl/dt। तो इसकी जो स्टेटमेंट होगी, देखिए जो फोर्स का काम लीनियर मोशन में होता है वही टॉर्क का काम करता है। जब कोई बॉडी रोटेट कर रही हो तो वहाँ पे ये कहेंगे कि उस पर टॉर्क लग रहा है। तो ये कहता है कि अगर कोई बाहर से टॉर्क ज़ीरो है, यानी कि जो टो की वैल्यू है वो ज़ीरो है, तो उसकी सिस्टम की जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो टो की वैल्यू को अगर हम ज़ीरो लिखें तो ये हमारे पास आएगा dl/dt इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब जो L है हमारे पास वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसकी जो स्टेटमेंट ये है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है तो जो एंगुलर मोमेंटम होगी सिस्टम की वो हमारे पास कांस्टेंट होगी। तो देखिए इसकी जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। इफ़ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज़ ज़ीरो देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब यही है जो मैंने ऊपर बताया कि जो एक्सटर्नल टॉर्क अगर ज़ीरो है तो जो सिस्टम की जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के कंजर्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसके अंदर चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा हमेशा। लेकिन चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो चार्ज हमेशा टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसको एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम एक ग्लास रोड लेते हैं इस तरीके से, और उसको जो सिल्क क्लॉथ है उसके साथ रब करते हैं। यहाँ पे ये जो है ये सिल्क क्लॉथ हो गया, ये जो है ये ग्लास रोड होगी। तो जब हमने ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया तो जो ग्लास रोड होती है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन जो सिल्क क्लॉथ होता है उस पे क्या होता है, उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया ग्लास रोड पे, क्योंकि जो ग्लास रोड का कुछ चार्ज था जो सिल्क पे ट्रांसफ़र हो गया। अब सिल्क पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कोई भी मैटर है अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो लेकिन जो टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल चार्ज था वो ज़ीरो था, लेकिन जब हमने रब किया तो यहाँ पे +2 आ गया। अब उतना ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस सिल्क पे ट्रांसफ़र हुए तो यहाँ पे कितना होगा, -2 आ गया। अब इनको अगर हम ऐड करके देखें तो +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल चार्ज अब भी ज़ीरो है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में यही है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है उसका जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसमें हम ये एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ लॉज थे, कंजर्वेशन लॉ, जिसको हमें डिस्कस करना होता है। और ये 11th क्लास फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है जो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम मेज़रमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।